तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन। क्लास 10th का चैप्टर है और इसका जो पॉइंट नंबर है वो 3 है, रेस्पिरेशन। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम रेस्पिरेशन में? तो रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी बनती है वो किस तरीके से बनती है और क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमको एक एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे लाइम वाटर दिया है और जिसको हम जब फूकेंगे तो हमको पता है कि हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। तो हमको पता कैसे चलेगा कि CO2 छोड़ेंगे? तो यहाँ पे यही एक टेस्ट किया गया है। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम एयर को इसमें छोड़ेंगे पानी में, चूने के पानी में, लाइम वाटर में, तो यहाँ पर ये है जो है मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये CO2 प्रेजेंट है। तो वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। हमने न्यूट्रिशन के बारे में पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। द फूड मटेरियल टेकन इनटू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। जो भी हम खाना खाते हैं, फूड मटेरियल को हम जो है टेकन इन करते हैं इस प्रोसेस, न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान, जो कि यूज होता है सेल के अंदर और हमको उसी से एनर्जी मिलती है, यानी कि एनर्जी को प्रोवाइड करता है हमारे अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग तरीके से होता है। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ में ऑक्सीजन का यूज होता है किसको ब्रेक डाउन करने के लिए? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें? CO2 और वाटर में। सम यूज अदर पाथवे डेट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ में जो है अलग पाथवे यूज होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होगा किसका? ग्लूकोज का। एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल, कितने में? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, याद रखना है। ये टूटेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। तो अगर 6 कार्बन का शुरू में था, अगर टूट गया 2 भाग में, यानी कितने मॉलिक्यूल बन गए पायरुवेट के? 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के। ठीक है। दिस प्रोसेस टेकन प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। साइटोप्लाज्म किसका? सेल का। फर्दर द पायरुवेट में कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो सकता है इथेनॉल में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में। इथेनॉल 2 कार्बन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल कार्बन का होता है। दिस प्रोसेस टेकन प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है? ये होता है ईस्ट के अंदर, फर्मेंटेशन के दौरान यही प्रोसेस होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेकन प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये एब्सेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसी को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। जब ये पायरुवेट ऑक्सीजन का यूज करके जो है टूटेगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसी को बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमको ये पायरुवेट टूट करके 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे हमको कार्बन डाइऑक्साइड के। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। सिंस द प्रोसेस टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये पूरी प्रोसेस एयर के प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। The release of energy in this aerobic respiration is a lot greater than in anaerobic process. Anaerobic process में जो भी एनर्जी बनेगी उससे कई ज़्यादा एनर्जी बनेगी एरोबिक प्रोसेस में। Sometimes when we there lack of oxygen in our muscle cell, कई बार हमारे मसल सेल में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होता है। Another pathway for breakdown of pyruvate is taken. दूसरा पाथवे जो है वहाँ पर जो उसको तोड़ता है। Here the pyruvate converted into lactic acid. वहाँ पे पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, which also used also a 3 कार्बन मॉलिक्यूल। वो भी कैसा है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्ट अप लैक्टिक एसिड इन मसल ड्यूरिंग सडनली एक्टिविटीज कॉजिंग क्रैम्प्स। तो जो क्रैम्प्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? वो हमारे लैक्टिक एसिड की वजह से आते हैं। तो तीनों पाथवे को यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज 6 कार्बन का है,
अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा और थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुवेट के। अब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल में होगा और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ये दो तो हमारी बॉडी में ही चलते हैं प्रोसेस, ये वाला अकेला बैक्टीरिया के अंदर होता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो भी एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पर वो तुरंत यूज कर ली जाती है एटीपी को बनाने के लिए, विच इज यूज्ड फ्यूल फॉर अदर एक्टिविटीज इन द सेल। कोई भी सेल को ज़रूरत होगी एनर्जी की तो वो एटीपी का यूज कर लेगा। इन दिस प्रोसेस ATP ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो ATP है ब्रोकन डाउन होगा और वो एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी जो है मिल जाएगी, विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी वहाँ पे वो यूज हो जाएगी। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। जो एरोबिक पाथवे है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑक्सीजन के ऊपर। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनको इंश्योर करना पड़ता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा। जिस तरीके से हमने देखा है कि प्लांट जो है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं स्टोमाटा के थ्रू, एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर कॉन्टैक्ट विद एयर। उसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जिसकी वजह से सभी सेल किसके कांटेक्ट में होते हैं? एयर के कांटेक्ट में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। वहाँ पर यानी पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किसके द्वारा एक्सचेंज होते हैं? डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। they can go into cells or away from them out into the air. The direction of diffusion depend upon the environmental condition. जो डायरेक्शन होगा डिफ्यूजन का वो environmental condition के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि नाइट में एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, वहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। CO2 एलिमिनेशन इज मेजर एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन। वहाँ पे हमको CO2 को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दैट द CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो भी प्लांट के अंदर भी क्या हो रहा होगा? रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो CO2 बन रही होगी। अब वहाँ पर दिन के टाइम में क्या होगा? उसी CO2 का यूज करके वो क्या बना लेगा? फिर से दोबारा से जो है उसको O2 बना लेगा और एनर्जी को जो है यूज कर लेगा। Hence there is no CO2 रिलीज। इसीलिए दिन के टाइम में कोई भी CO2 रिलीज नहीं होती है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है, वही एक मेजर इवेंट होता है प्लांट के अंदर। एनिमल हैव इवोल्व डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। एनिमल जो है अलग तरीके से इवोल्व हुए हैं, उनके ऑर्गन्स अलग हैं जो कि ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं। कहाँ से? एनवायरनमेंट से। गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको वो बाहर छोड़ते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेकर के। बट एनिमल डेट लाइव इन वाटर, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका वो यूज करते हैं। सिंस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। यानी कि जब हमसे बोला जा रहा है कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी पानी में वो बहुत कम होती है, जबकि अमाउंट जो उसका प्रेजेंट होता है एयर में। The rate of breathing is aquatic animal much faster than seen in terrestrial organism। इसीलिए जो उनकी ब्रीदिंग रेट होती है जो पानी में रहते हैं उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ले सकें। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू द माउथ। फिशेस जो है अपने माउथ से जो है वाटर को इन करती हैं और फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन टेकन बाय अ ब्लड। फिर वो वाटर जो है माउथ से इनटेक करके गिल्स की तरफ जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन को जो है ब्लड में पहुँचा दिया जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं। किसकी ऑक्सीजन? जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेशन के लिए।
दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट एनिमल। जो ऑक्सीजन होती है वो अलग अलग ऑर्गन के द्वारा जो है अलग अलग एनिमल्स में एब्जॉर्ब करी जाती है। All these organs have structure and increase the surface area which in contact with the oxygen rich atmosphere। जो है सरफेस एरिया को जो है बढ़ाते हैं, किसके लिए? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को जो है ले सकें। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टेकन प्लेस अक्रॉस द सरफेस, क्योंकि वही जो सरफेस है उसी से जो है एक्सचेंज होगा किसका? CO2 का और O2 का। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए, और डेलिकेट यानी कि आराम से उसमें से एक्सचेंज हो जाना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सरफेस यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। उस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बॉडी के अंदर होनी चाहिए। सो देयर हैव पासेज that will take the air to this area। हमारे पास में पासेज की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ से एयर को जो है वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से लौट के भी आ जाए। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट दिस एरिया। हमारे पास में एक ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए जिसकी वजह से एयर को जो है अंदर ली जा सके और बाहर उसको छोड़ा जा सके, और जहाँ से ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब होगी। इन ह्यूमन बींग एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। हम जो है एयर को कहाँ से लेते हैं? नोस्ट्रिल, हमारी नाक से लेते हैं अंदर की ओर। द एयर पासिंग थ्रू नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर। जो हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं पतले पतले, उनसे जो है फिल्टर हो जाती है हमारी एयर जो है हमने ली है। द पासेज इज आल्सो लाइंड विथ म्यूकस। जो है उसमें वो किससे लाइंड होता है? म्यूकस से। with the help of process mucus with the help of from there air passes through the throat and to the lungs। फिर जो एयर है वो थ्रोट से होते हुए लंग्स की ओर चली जाएगी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट्स में जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं। दे इंश्योर एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पर जैसे एयर ऊपर नीचे जाएगी तो वो वहाँ पे चिपक ना जाए। ठीक है। Within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes। जैसे जैसे एयर आगे बढ़ेगी वो पतली से पतली जो है ट्यूब्स के अंदर जाएगी। फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर। लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के पास में पहुंचेगी विच इज कॉल्ड एल्वियोली। उसी को बोला जाता है एल्वियोली। सिंगल एक को बोला जाता है एल्वियोलस। सभी को मिला के बोलेंगे एल्वियोली। द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जो एल्वियोली है वही जो है सरफेस प्रोवाइड कराती है किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन अ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जो वाल होती है एल्वियोली की वो उसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव नेटवर्क ब्लड वेसल का जो है पूरा जाल बिछा होता है। एज बी सीन in earlier year where the breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm। जैसे हम जब सांस अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं तो हमारा जो है डायफ्राम जो है फ्लैटन हो जाता है और हमारी रिब्स जो है वो लिफ्ट कर जाती हैं। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज रिजल्ट ऑफ बिकॉज। जो हमारी इस वजह से जो चेस्ट की कैविटी है वो बड़ी हो जाती है और इसके वजह से जो हवा जो है अपने आप अंदर की ओर खींच ली जाती है। एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्ड द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। जो फूली हुई एल्वियोलाई है वहाँ पे जो है एयर जो है सक कर ली जाती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी for release into the alveoli and oxygen in the alveolar air taken up by blood in the alveolar blood vessel to transport it to the cells in the body। वहाँ पर क्या होगा? जो CO2 है वो छोड़ दी जाएगी, O2 है वो पकड़ के ले आएंगे। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, ये ब्रीदिंग साइकिल के दौरान when air is taken in and let out the lungs always contain a residual volume of air so there is sufficient time to oxygen to get absorbed and for the carbon dioxide to be released। तो ऐसा नहीं है कि पूरी एयर एक बार में निकल जाएगी, वहाँ पे थोड़ी सी जो है एयर हमेशा बची रहती है तो उसको आराम से पर्याप्त समय मिल जाता है ऑक्सीजन को लेने का और CO2 को छोड़ने का। तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, अगर एनिमल जो है उसकी बॉडी जो है बहुत बड़ी है, द डिफ्यूजन प्रेशर एलोन कैन नॉट टेक केयर ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप बाय ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स कैरी
it to tissue which is deficient in oxygen, therefore releasing it. तो यहाँ पर बोल रहा है जिस तरीके से डिफ्यूजन होता है, अगर जैसे बॉडी बड़ी है तो वहाँ पर हर एक सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगा, किसी को लेके जाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट तो नहीं पहुँच जाएगा, तो कोई ना कोई लेके जाएगा। तो जैसे हमारी जो ह्यूमंस की बॉडी है, देखिए इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, हीमोग्लोबिन है, जो कि उसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को जो है वो बाइंड करता है। और दिस पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पसल, ये जो पिगमेंट होता है कहाँ मिलता है, ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के अंदर मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो मोर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होती है इसके अंदर, वाटर के अंदर, ऑक्सीजन से ज़्यादा। एंड मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड, तो ये हमारे ब्लड में घुल करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है। और ऑक्सीजन कहाँ से होती है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, हमारे आरबीसी के थ्रू। तो यहीं पे ये चैप्टर जो है रेस्पिरेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन अगले लेक्चर में।